हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम। माय नेम इज़ विराज संगानी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल विराज में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिना किसी टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट के आप फॉरेन कंट्री कैसे घूम सकते हो, अपनी जर्नी कैसे प्लान कर सकते हो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 20,000 रुपये में आप थाईलैंड कैसे घूम सकते हो। जी हाँ, 20,000 रुपये। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. हर एक भारतीय का ये सपना होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार फ़ॉरेन घूम के आए, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये हमारे बजट के बाहर है, हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20,000 रुपये में आप फ़ॉरेन कंट्री कैसे घूम सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ये तो फेक रहा है, क्योंकि अगर हम मुंबई से अगर गोवा भी जाते हैं तो हमारा 20,000 रुपया खर्च हो जाता है। लाइक वहाँ पे रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, वो सब मिला के। तो ये तो थाईलैंड एक अलग कंट्री है, तो 20,000 में तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखेगा, आपके सारे सवालों के आपको इसमें जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ विच आई हैव सिलेक्टेड थाईलैंड। और भी कई सारे ऐसे देश हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, जहाँ पे आपको कम बजट में आप घूम सकते हो। यानी कि सेम बजट में 20 से 25,000 में आप ये कंट्रीज़ भी घूम सकते हो। लेकिन मैंने थाईलैंड ही क्यों सिलेक्ट की, तो उसके कई सारे रीजंस है। सबसे पहला, थाईलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। और थाईलैंड के जो ये सिटीज़ है, बैंकॉक, पटाया, फुकेत, काफ़ी वेल प्लान्ड है। और आपको वो हर एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी जो आप एक टूरिस्ट देखना चाहता है, जैसे बीचेस हो गए, वहाँ की नाइट लाइफ हो गई। थाईलैंड्स नाइट लाइफ इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट नाइट लाइफ इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टी करना चाहते हैं, जो यंग क्राउड है, उसको वहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी। दूसरी चीज़ है कि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे आपको कोई चीट नहीं करेगा या फिर लूट फाट या ये कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। इट्स वेरी सेफ, जो भी होगा वो आपसे कह के चार्ज करेंगे, लेकिन आपको कोई लूटेगा नहीं। थर्ड थिंग, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, जैसे एकदम ठंडी हो गई या एकदम गर्मी हो गई, वहाँ पे वैसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है 25 से 30 डिग्री, वो पूरे साल वही टेम्परेचर रहता है। तो आप कोई भी सीज़न में वहाँ पे घूमने के लिए जाओ, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा वहाँ पे। तो क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर आता है बजट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप थाईलैंड प्लान करते हो तो ये बजट में 20 से 25,000 के बजट में आप काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ शॉपिंग। कहा जाता है कि थाईलैंड में, बैंकॉक में पर्टिकुलरली, जो MBK मॉल है, इंदिरा स्क्वायर मॉल है, वहाँ पे कपड़े काफ़ी सस्ते में मिलते हैं आपको। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो शादी के लिए या कुछ भी, तो आप एक बार थाईलैंड विजिट करो। वहाँ पे आपको सबसे कम रेंज में आपको कपड़े मिल जाएंगे, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी और दाम भी कम होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड थी। तो जब मैं पहली बार गया था, मैंने किसी ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट नहीं किया था, वो मैंने अपने आप प्लान की थी। तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, आपको कुछ पता नहीं है वहाँ के रूल्स, वहाँ पे क्या लगता है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि उसके बाद मैं 4-5 बार जाके आया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ टाइम मेमोरेबल होता है। तो वो भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने वहाँ पे क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपको आपकी यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको अपने पैसे बचाना है, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, किन लोगों से आपको बच के रहना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ़्लाइट्स की। आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो आपके जर्नी का 70 to 80% बजट आपके फ़्लाइट बुकिंग्स पे डिपेंड करता है। और थाईलैंड के लिए फ़्लाइट्स काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल है। अगर आप कोलकाता से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत चीप पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुंबई से या कोई दूसरी शहर से आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी वहाँ की फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ते रेट में अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़्लाइट बुकिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जाना है GoIbibo ऐप में। उसको ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया है मुंबई टू बैंकॉक। ठीक है, मैंने डेट्स इसमें डाल दी है। मान लीजिए 2 जुलाई 2020 से लेके
रिटर्न टिकट इज़ 9 जुलाई 2020। ओके, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे अलग अलग फ़्लाइट्स के रेट्स इसमें दिखाई देंगे। तो मैं इसमें चीपेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो 13,775 रुपये में मुझे मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट का रेट बता रहे हैं, 13,775। मैं बैंकॉक से जाके वापस आ सकता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कोलकाता की। कोलकाता से अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको क्या रेट में पड़ेगी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, कोलकाता से आपको फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ते रेट में पड़ेगी, सिर्फ 8,800, यानी कि आप 9,000 पकड़ लीजिए। 9,000 रुपये में आप कोलकाता से बैंकॉक आपका आने जाने का खर्चा इसमें फ़्लाइट का निकल जाएगा। दोस्तों, तब हम बात करते हैं वीज़ा की। थाईलैंड वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहीं से वीज़ा लेके फिर थाईलैंड ट्रैवल करो, या फिर दूसरा आप थाईलैंड पहुंचने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करो, जिसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। थाईलैंड जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब उसमें भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, 2018 से थाई गवर्नमेंट ने टूरिस्ट लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री कर दिया है। इसका मतलब आपको वीज़ा के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको 2000 बात पे करने पड़ते थे, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो होते हैं 4,500 रुपये। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पर पर्सन 4,500 रुपये आपके बच गए। दूसरी बात, आपको करना क्या है, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट अपडेटेड होना चाहिए। आपकी जो फ़्लाइट बुकिंग्स है वो कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग्स होनी चाहिए, यानी कि आने और जाने की फ़्लाइट्स आपकी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका होता है आपके करेंसी, आपके जेब में 10,000 थाई बात होने ज़रूरी है अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वो भी चेक करते हैं कि आप में कैपेबिलिटी है या नहीं, कि आप इतने दिन वहाँ पे सर्वाइव कर सको, जितने भी दिन आप जर्नी कर रहे हो उतने दिन। फिर आपका एकोमोडेशन, आप वहाँ पे कौन से होटल में स्टे कर रहे हो, वहाँ के वाउचर्स आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। आपका बुकिंग आईडी बताना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पे किसी के घर पे रुक रहे हो तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा कि मैं इस बंदे के घर पे रुक रहा हूँ, और उसका आईडी प्रूफ आपको उन्हें इमिग्रेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। अब थाईलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं बैंकॉक गया था, तो जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरा था तो हमें फ़्लाइट में एक फ़ॉर्म दे दिया गया था हर एक पैसेंजर को। उस फॉर्म में आपको अपना पासपोर्ट नंबर, अपना एड्रेस, आपका होटल एकोमोडेशन, आपकी सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करनी होती है, आपकी जर्नी डेट, एवरीथिंग। वो फॉर्म भर के एयरपोर्ट पे जब आप उतरोगे तो आपको गाइड किया जाएगा कि आपको एक जगह पे जाना है, और वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती है, आपको उस लाइन में खड़े रहना है। ठीक है, अब उसमें एक तरीका है, अगर आपको लंबी लाइन में खड़े नहीं रहना है तो आप एक्सप्रेस लाइन भी यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको 200 बात पे करने पड़ेंगे। अब ये लाइन में खड़े होने के बाद जब आपका नंबर आता है तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, आपसे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स मांगते हैं विद वाइट बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं है तो आपको वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ 200 से 400 बात पे करने पड़ते हैं आपको। उससे अच्छा आप यहाँ से फ़ोटो लेके जाओ, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ लगेंगे, आपका होटल एकोमोडेशन, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपको रिटर्न फ़्लाइट्स, आप कितने दिन के लिए वहाँ पर रुक रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है, वो सब पूछेंगे। और फिर आपको थोड़ी देर आपको बिठाने के बाद आपको वीज़ा इशू कर देंगे। आपके मतलब वीज़ा इशू करेंगे मतलब आपके पासपोर्ट पे वो लोग स्टैम्प मार के आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट ट्रांसफ़र और ट्रैवलिंग पे। जब मैं एयरपोर्ट उतरा था बैंकॉक एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से मुझे जाना था पटाया। तो बैंकॉक से पटाया एक्चुअली अगर आप बाय रोड जाओगे तो 2 घंटे का रास्ता है। तो अगर आपको पटाया जाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप टैक्सी से जा सकते हो, या फिर वहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उस बसेस के रेट्स काफ़ी सस्ते होते हैं कंपेयर टू टैक्सीज। तो जहाँ पे एक तरफ टैक्सी का 2,000 बात था, यानी कि 4,500-5,000 रुपये, वहीं अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो आपको 120 बात में उसकी टिकट पड़ेगी। 120 बात होता है यानी 250 रुपीज़। तो अगर आप मान लीजिए आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरे हो तो आपको टर्मिनल बी पे जाना है, जो 4th फ्लोर पे अवेलेबल, 3rd फ्लोर पे है। आपको टर्मिनल बी पे जाना है, गेट नंबर 6। वहाँ से अगर आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको बसेस मिलेंगी। अब उस बसेस के लिए आपको क्या करना है, उसकी आपको सबसे पहले टिकट बाय करनी पड़ेगी। तो एयरपोर्ट के अंदर ही एक काउंटर होता है जहाँ पे जाके आपको उस बस की टिकट लेनी होती है। वहाँ पे हर 1 घंटे में बस है, तो आपको उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी टाइम पे, जिस टाइम पे आप पहुँचते हो, उसके अगले घंटे के बस की टिकट आप वहाँ से ले सकते हो।
आपने वहाँ से टिकट ले ली, आपको गेट नंबर 6 से जैसे आप बाहर निकलोगे आपको बुलाया जाएगा, आपकी टिकट चेक करके आपका सामान बस में डाल दिया जाएगा और फिर वहाँ से आप पटाया जा सकते हो। वहाँ की बसेस काफ़ी अच्छी होती है, एयर कंडीशन, वाईफाई और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप अपने कितने पैसे बचा सकते हो ये सोचिए कि जहाँ पे एक तरफ टैक्सी आपके 2000 बात लेती है, वहीं पे ये बस आपको 120 बात में पहुँचा देती है, यानी कि आपको लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का यहाँ पे फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। अब मान लीजिए कि आप पटाया गए हो या फुकेत गए हो, तो वहाँ पे आप इंटरनल ट्रैवलिंग कैसे करोगे? तो वहाँ पे टुक टुक रिक्शा अवेलेबल है। टुक टुक आपके पास से 10 बात लेता है, या फिर जैसा एरिया आपको जितना दूर जाना है उस सब से आपसे बात लेता है। अगर आपको मान लीजिए 1 किलोमीटर की रेंज में जाना है तो आपसे 10 बात लेगा, 10 बात यानी 20 से 25 रुपये, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि आप बाइक टैक्सी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हर एक चौक पे आपको बाइक टैक्सी वाले दिखेंगे। ये ड्राइवर्स होते हैं, जैसे ओला उबर होता है वैसे बाइक टैक्सी होती है, और वो 50, 100, 200 बात जैसे जहाँ पे आपको जाना है उस हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। जैसे इंडिया में ओला और उबर है, वैसे ही थाईलैंड में ग्रैब करके एक एप्लीकेशन है। जब कभी भी आप थाईलैंड ट्रैवल करते हो आपको वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन से आप बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो। वहाँ पे लोकल बाइक टैक्सी वाले आपसे कभी कभी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर फॉरेनर, आपको बार्गेन करना वहाँ पे आता नहीं है, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रैब करके जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा कि आपको इतना फेयर पे करना है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो आप कहीं पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे आओगे। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे भी थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप वहाँ पे बाइक रेंट पे ले सकते हो, जो आपको काफ़ी चीप पड़ेगी। मैं 4 बार थाईलैंड जाके आया हूँ, मैंने हर बार यही किया है, मैंने बाइक रेंट पे ले लिया है। वहाँ पे लगभग 200 से 300 बात में आपको पर डे के हिसाब से आपको बाइक मिल जाएंगी। 200 से 300 बात यानी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 500 से 600 रुपये, उतने पैसे में आपको बाइक मिल जाएगी। आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ पे गैसोलीन का होता है, जैसे इंडिया में पेट्रोल और डीजल होता है वैसे वहाँ पे गैसोलीन होता है, और वो काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल है। तो पेट्रोल पंप पे जाके आप गैसोलीन भरवा सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, आपका पासपोर्ट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपको एक आईडी प्रूफ इंडियन आईडी प्रूफ आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे वो लोग आपको बाइक प्रोवाइड करेंगे। वो आप मोटर बाइक टैक्सी लेके आपको जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे आप घूम सकते हो। वहाँ पे वो लोग आपसे 1000 बात डिपॉजिट भी चार्ज करेंगे। जब आप उन्हें ये बाइक लौटाएंगे वो आपको वापस अपना डिपॉजिट दे देंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप बाइक रेंट पे ले रहे हो आप उसका फ़ोटो ज़रूर खींच लें, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपसे बाइक ना ठुकी हो लेकिन आपके पहले वाले कस्टमर ने बाइक को कहीं पे ठोका हो या डैमेज किया हो, तो अगर आपने उस चीज़ का फ़ोटो नहीं लिया और जो शॉपकीपर है जिसने आपको बाइक रेंट पे दी है उसके ध्यान में अगर ये चीज़ आई कि भैया मैंने जो बाइक दी थी वो ये कंडीशन में वापस नहीं है, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकता है। तो उसके लिए सेफ साइड हमेशा आप अपनी बाइक का फ़ोटो खींच के रखें अगर आप उसे रेंट पर ले रहे हो। तो वहाँ पे बैंकॉक में कहीं पे भी आप बाइक रेंट पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिस्टम वहाँ पे नहीं है। लेकिन पटाया में ये सिस्टम अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, आप जब भी पटाया जाओगे वहाँ पे आपको सर्च करना है। आपको अगर आप कहीं पे लोकलाइट से भी पूछोगे तो आपको बता देंगे। हालांकि वहाँ पे हर एक गली में, हर एक चौराहे पे ऐसी शॉप्स अवेलेबल है जो अपनी बाइक्स रेंट पे देते हैं। तो अगर आप कोई होटल में रुके हो तो आप अपने होटल के रिसेप्शन पे भी बोल सकते हो, तो वो लोग भी आपको जो रेंटेड बाइक्स है उस बंदे का, उस पर्सन का, आपको रिस्पेक्टिव पर्सन का आपको नंबर दे देंगे। आप उनसे बात करके बाइक रेंट पे ले सकते हो। बैंकॉक में आप रेंट पे बाइक नहीं ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे बाइक टैक्सीज अवेलेबल है, वहाँ पे टुक टुक भी अवेलेबल है, और वहाँ पे मेट्रो जो है वो काफ़ी चीप है। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हो, हालांकि बैंकॉक काफ़ी बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे आपको मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो बेहतर रहेगा। वहाँ पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन वैसी 2 लाइनें हैं। जैसे यहाँ पे मुंबई में वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन है, वैसे ही वहाँ पे रेड लाइन है और ग्रीन लाइन है। तो आपको उसका मैप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और फिर आप मेट्रो में जहाँ मर्जी चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। आप चाहे तो एक दिन का पास भी ले सकते हो, जिससे आप बैंकॉक में कहीं पे भी घूम सकते हो। अगर आप पटाया जा रहे हो तो वहाँ पे आप सेंट्रल पटाया या साउथ पटाया में कहीं पे भी रुक सकते हो। सेंट्रल पटाया मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ से पटाया बीच नज़दीक है, वहाँ से आपको वॉकिंग स्ट्रीट नज़दीक पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, वहाँ से मॉल्स आपको नज़दीक पड़ेंगे। इट्स लाइक अ सिटी सेंटर, और काफ़ी सारे अच्छे मसाज पार्लर्स वो एरिया में अवेलेबल है। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि सेंट्रल पटाया में आप रुकें।
साउथ पटाया में आपको होटल्स कंपेरेटिवली चीप रेट में मिलेंगी और साउथ पटाया में भी आप रुक सकते हो क्योंकि वहाँ से भी आपको जॉम्टिन बीच है वो आपको वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। लेकिन जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वॉकिंग स्ट्रीट वो वहाँ से थोड़ा दूर है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप सेंट्रल पटाया में ही रुकें। अब आपको वहाँ पे रुकना कहाँ पे है, वहाँ पे कौन सी होटल में रुकना है, कैसे उसका बुकिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पटाया घूमने जा रहे हो तो आप सेंट्रल पटाया या फिर साउथ पटाया कहीं पे भी अपने होटल बुक कर सकते हैं। सेंट्रल पटाया से आपको पटाया बीच नज़दीक पड़ेगा और साउथ पटाया से आपको जॉम्टिन बीच नज़दीक पड़ेगा। सेंट्रल पटाया में होटल बुकिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ से आपको जितनी भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो वहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगी, वो वही एरिया में स्थित है। जैसे कि रॉयल गार्डन प्लाजा मॉल है, वॉकिंग स्ट्रीट है, फिर पटाया बीच है, सिटी सेंटर है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, जो बड़े बड़े और अच्छे मसाज पार्लर्स है वो सब आपको सेंट्रल पटाया में मिलेंगे। तो आप सेंट्रल पटाया में अगर आप अपनी होटल बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन साउथ पटाया इज़ चीपर देन सेंट्रल पटाया, तो वहाँ के जो होटल के रेट्स है वो सेंट्रल पटाया के होटल के रेट से कंपेरेटिवली आपको कम दाम में पड़ेंगे। होटल बुकिंग कैसे करना है उसके लिए आपके मोबाइल में GoIbibo या मेक माई ट्रिप की एप्लीकेशन होनी ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। GoIbibo के थ्रू होटल बुकिंग कैसे करनी है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने अगले वीडियो में दिया है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। सेंट्रल पटाया में एक मोमेंटो रिसोर्ट है और एक कोकोनट बीच रिसोर्ट है। मैं 5 बार मैंने थाईलैंड ट्रैवल किया है, मैं मोमेंटो रिसोर्ट में रुका था। रिसोर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल रिसोर्ट है। वहाँ पे पर डे का रेंट है 600 से 700 इंडियन करेंसी में, 600 से 700 रुपये। तो ये काफ़ी सस्ता है और वहाँ पे आपको अंदर स्विमिंग पूल है, AC है, वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। तो आप जब कभी भी पटाया घूमने जाओ तो आप मोमेंटो रिसोर्ट में रुकें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे इनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है। हालांकि आपको वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए वो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है। बैंकॉक में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप खाउसन रोड पे रुके या आप उसके आसपास के एरिया में रुके, क्योंकि खाउसन रोड वहाँ पे काफ़ी हैपनिंग एरिया है। और भी वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे एरियाज़ है, जैसे सुखुमवित है, सियाम है, चाइना टाउन है, प्रतुनाम है। तो वहाँ पे आप कोई भी होटल या हॉस्टल बुक करके वहाँ पे आप रह सकते हो। ये सारे सिटी सेंटर मतलब कि जो सिटी है उसके सेंटर में आते हैं। तो वहाँ से आपको मॉल्स और जो जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है जैसे रॉयल गार्डन है या फिर वॉट फ्रॉम टेम्पल है, वो सब वहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा। तो आप ये एरिया में अपनी होटल बुकिंग कर सकते हो। बात करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स की। वॉकिंग स्ट्रीट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे जिसको बीच रोड बोलते हैं, बांग्लामोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल है जिसका नाम है रॉयल गार्डन प्लाजा। उसके सामने अगर आप देखोगे तो लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स है, जिसमें है दिल्ली दरबार है, फिर मद्रास दरबार है, पंचवटी है, चोटी वाला, सरस और काफ़ी सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, जहाँ पे और कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसी जहाँ पे आपको प्योर वेज खाना भी मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। वहाँ का फूड कंपैरेटिवली बाकी जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ से काफ़ी चीप रेट में है, तो आप वहाँ पे खाना ट्राई कर सकते हो। वहाँ का खाना बहुत लजीज है। बैंकॉक की बात करें, बैंकॉक में सुखुमवित रोड पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेगी। मसाला आर्ट है, पंजाब ग्रिल है, अमृतसर है। ये रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ का फूड काफ़ी अच्छा है। तो आप जब कभी भी जाओ वहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको एक टाइम का खाना, अगर आप पर पर्सन एक टाइम का खाना आपको लगभग 200 से 300 रुपये में पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप रास्ते पे देखोगे तो आपको नारियल पानी वाले दिखेंगे। तो आप जब कभी भी पटाया या बैंकॉक घूमने जाओ तो वहाँ पे आप नारियल पानी ज़रूर ट्राई करना। उनके नारियल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। 40 to 50 बात में वो अवेलेबल है, लगभग 80 से 100 रुपये में आपको नारियल मिलेगा। आप एक बार ज़रूर वहाँ, जब कभी आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो, आप वहाँ पे नारियल पानी ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम बात करते हैं साइट सीइंग की। अब मैं आपको थाईलैंड के ऐसी प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में घूम सकते हो या कम से कम पैसे में आप वहाँ पे घूम सकते हो। जैसे हमारे इस वीडियो का थीम है कि 20,000 में थाईलैंड कैसे घूमें, तो आपको ये जगह ज़रूर से देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पटाया की। पटाया में आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हो, जो वहाँ का मेन टूरिस्ट स्पॉट है। और ये थाईलैंड का ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे अट्रैक्टिव ये टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे रात में यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर रात में आप घूमने जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स है, पब है, क्लब्स है। यहाँ पे रोड शोज़ होते हैं, मैजिक शोज़ होते हैं और कार्निवल्स होते हैं। काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग आके वहाँ पे रोड पे परफॉर्म करते हैं, उसे देखने का बहुत मज़ा आता है। और काफ़ी सारी वो चीज़ें भी होती है जो आपको वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आपको उन चीज़ों से बच के रहना है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हो तो आप ये वॉकिंग स्ट्रीट जो आप ज़रूर देखने चाहिए, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। दूसरे नंबर पे बात करूँ तो बीचेस हैं। थाईलैंड के बीचेस काफ़ी ब्यूटीफुल है। स्पेशली अगर आप पटाया में जा रहे हो तो पटाया का जोमटिन बीच और पटाया बीच काफ़ी ब्यूटीफुल है। पटाया बीच सेंट्रल पटाया में है और जोमटिन बीच साउथ पटाया में है। दोनों ही बीच काफ़ी क्लीन है। आप वहाँ पे जाके शैक पे बैठ के आराम से बियर पी सकते हो, खाना खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी ब्यूटीफुल बीचेस है। तीसरी बात करूँ तो रॉयल गार्डन प्लाजा मॉल है जो पटाया में स्थित है। ये मॉल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपको अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ की शॉप्स वहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आपको म्यूज़ियम्स भी है। रेप्लिस बिलीव इट और नॉट म्यूज़ियम है। फिर एक मैडम तुसौद म्यूज़ियम है। ये आप म्यूज़ियम एक हॉरर शो होता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और रेप्लिस म्यूज़ियम तो आप बड़े भी देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखें। इसकी कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 500 से 1000 रुपये है पर उसकी जो टिकट का रेट है वो, तो काफ़ी चीप है और आप ये ज़रूर घूमें। चौथी चीज़ है फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। फ्लोटिंग मार्केट में क्या होता है कि आपको एक नाव में बिठाया जाता है और पूरा आपको एक लेक, एक रिवर होती है जिसमें आपको घुमाया जाता है और आपके आसपास लोग चीज़ें बेचते हैं। आपको अगर चाहो तो आप वो चीज़ें खरीद सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्ली मार्केट जो पटाया में रात को वेडनेसडे के दिन लगती है। और फ्ली मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी कम रेंज में, तो आप फ्ली मार्केट भी घूम सकते हो। अब बात करते हैं बैंकॉक की। अगर बैंकॉक में आपको कम बजट में अगर आपको घूमना है तो आप वहाँ पे पटपोंग एरिया में जा सकते हो। जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है वैसे ही बैंकॉक में पटपोंग एरिया है जहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप रिक्लाइनर बुद्धा टेम्पल जा सकते हो। रिक्लाइनर बुद्धा टेम्पल से याद है पटाया में भी एक टेम्पल है बिग बुद्धा टेम्पल जो काफ़ी अच्छा टेम्पल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। वहाँ मैं 4 बार थाईलैंड गया हूँ तो मैं जितनी भी बार गया हूँ मैं वहाँ पे बिग बुद्धा टेम्पल में गया हूँ। ये काफ़ी अच्छा मंदिर है और आपको वहाँ पे जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अभी इसके बाद में प्ले करूँगा। बैंकॉक में अगर आप जहाँ घूमना चाहते हो अगर कम बजट में तो रिक्लाइनर बुद्धा टेम्पल है जहाँ पे बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पे बुद्ध भगवान सोए हुए हैं और वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और वो पूरे गोल्डन कलर की मूर्ति है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल, आप ज़रूर देखेगा। इसके टिकट के रेट लगभग 100-150 रुपये है, तो वो आप देख सकते हो। वहाँ पे रॉयल पैलेस है। बैंकॉक का रॉयल पैलेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बड़ा है। ये बेसिकली वहाँ के राजा का पैलेस है। तो आप अगर बैंकॉक ट्रैवल करो तो आप ज़रूर देखें। नाइट लाइफ अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे पटपोंग करके एक एरिया है बैंकॉक में जो आप ज़रूर देखें। जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है वैसे ही बैंकॉक में पटपोंग है और ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है। यहाँ पे रात को घूमने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं मसाज पार्लर की जो थाईलैंड की जान है। मसाज पार्लर अगर आप पटाया में बात करूँ तो जो अपना वॉकिंग स्ट्रीट है इससे आप थोड़ा आगे जाओगे तो बीच रोड पड़ता है। बीच रोड पे काफ़ी सारे मसाज पार्लर हैं। तो पटाया के लगभग 70 to 80% मसाज पार्लर वही एरिया में है। तो आप वहाँ से कोई भी मसाज पार्लर में जा सकते हो। 200 से 300 रुपये से मसाज चालू होते हैं जो आपको 1000 रुपये तक में पड़ेगा। जैसा आप मसाज वहाँ पे करवाना चाहो। वहाँ पे अलग तरीके के भी मसाज होते हैं जिसको बोलते हैं एडल्ट मसाज, लेकिन वो मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं आपको अलग से आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या कपल जा रहे हो तो आप ये मसाज पार्लर में ज़रूर जाएं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मसाज मिलेगा और ये काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आपके लिए। और मैं बात करूँगा अगर आपका बजट है और आप और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे घूमना चाहते हो तो पटाया में सेंचुरी ऑफ ट्रूथ करके एक जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। वहाँ की टिकट का रेट कुछ 1200 या 1300 रुपये है। लेकिन वो जो जगह है वो थाईलैंड के जो प्राचीन समय की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उन्होंने बताई है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो आप वो घूम सकते हो। वहाँ पे शोज़ होते हैं जैसे अल्काज़र शो है, टिफ़नी शो है जो वर्ल्ड बेस्ट शो है, जो एक ट्रांसजेंडर का शो है और काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो अगर आप फैमिली के साथ भी गए तो आप वो शोज़ देख सकते हो। काफ़ी सारे वहाँ पे एडल्ट शोज़ भी होते हैं जैसे बिग आई शो है, रशियन शो है। वो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो वो शो को भी आप देखने जा सकते हो जिसकी टिकट आपको लगभग पड़ेगी 1000 से 1500 तक में। अगर आप
बैंकॉक हाँ, पटाया में बात करूँ तो और एक जगह है जिसका नाम है कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड एक ऐसी जगह है, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, जेट स्की, सारे वाटर स्पोर्ट होते हैं। ये फुल डे की आइलैंड ट्रिप है जिसका आपको तकरीबन 4,000 रुपये पे करना पड़ता है पर पर्सन। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो या जेट स्की करना चाहते हो तो आप 4,000 रुपये देके सुबह से लेकर शाम तक आपको पूरा दिन घूमना, पिक एंड ड्रॉप, खाना पीना सब उसमें इंक्लूडिंग है। अगर आप स्कूबा डाइविंग नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ आइलैंड ट्रिप करना चाहते हो तो उसके 2,000 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर ये आपके बजट में फिट बैठ रहा है तो ही ये करें। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें गोवा में भी अवेलेबल है। तो आप अगर इंडियन हो तो आप गोवा में जाके भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आप बैंकॉक की बात करूँ तो बैंकॉक में जैसे मैंने कहा कि रॉयल पैलेस एक देखने जैसी चीज़ है। वहाँ पे एक एनिमल ज़ू है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमल्स दिखेंगे। लेकिन अगेन वो सब चीज़ें आप और भी कंट्रीज है जहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बैंकॉक इज़ अ सिटी, हाँ, लेकिन बैंकॉक इज़ वेरी गुड फॉर शॉपिंग। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो आप ज़रूर बैंकॉक से करें। वहाँ पे इंदिरा स्क्वायर मॉल है, MBK मॉल है, प्रथुनाम मार्केट है, फिर फ्ली मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ के जो कपड़े हैं वो काफ़ी कम रेट में आपको मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी और ब्रांडेड कपड़े आपको कम से कम दाम में मिल जाएंगे। तो अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो आप वहाँ से शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मार्केट के नाम बता देता हूँ: इंदिरा स्क्वायर मॉल, MBK मार्केट और प्रथुनाम मार्केट, चतुचाक मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट। ये 5 मार्केट में से कहीं पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको अपने टाइप की, अपने प्राइस की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है, जिसमें कपड़े आते हैं, अपैरल्स आता है, कॉस्मेटिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो आप चाहो, शूज़ है, जो आप मर्ज़ी चाहो आप वहाँ परचेस कर सकते हो। पटाया की अगर मैं बात करूँ तो पटाया में श्रीराचा टाइगर ज़ू करके एक प्लेस है जहाँ पे आपको टाइगर्स दिखेंगे जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो, उन्हें फीड कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ज़ू है। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ वो एक बार ज़रूर देखने जाए, काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको थाईलैंड जाने के बाद आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 5 चीज़ें आपको करनी है और ये 5 चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो डूज़ एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा। डूज़ क्या है, 5 कौन सी चीज़ें जो आपको करनी है। सबसे पहला, आपको ग्रुप में रहना है, आपको अकेले कहीं नहीं जाना है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो भी आपको वहीं पे जाना है जहाँ पे ज़्यादातर आपको टूरिस्ट दिखें या जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो। वहाँ पे आपको चाकू दिखा के नो डाउट कोई नहीं लूटेगा, लेकिन पॉसिबल है कि आपको बातों में उलझा के आपसे ज़्यादा पैसे ऐड सकता है, तो आप वहाँ पे उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप अकेले हो तो। सेकेंड चीज़, आप जब कभी भी बाइक रेंट पे लेते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसका फ़ोटो खींच लें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर वो बाइक कहीं से डैमेज है, ठीक है, और आपने उस बाइक का फ़ोटो नहीं खींचा है, तो जब आप वो बाइक रिटर्न करोगे तो पॉसिबल है कि उस शॉप का ओनर आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है और उस डैमेज के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा सकता है। तो बेटर है कि आप उसका फ़ोटो पहले से खींच लो ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि ये बाइक मैंने डैमेज नहीं करी है। थर्ड चीज़, आपको बार्गेन करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बार्गेन करना नहीं आता है तो आपको वहाँ पे कोई भी लूट सकता है। थाईलैंड इस मामले में इंडिया जैसा ही है। अगर आपको कोई किसी चीज़ का 1,000 रुपये कहता है तो आपको उससे 300 या 400 में मांगना है। जी हाँ, उसमें बिल्कुल शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थाईलैंड के लोगों को भी पता है कि इंडियन लोग बार्गेन करते हैं, तो वो जानबूझ के आपको 100 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये में बताएंगे। तो आपको आना चाहिए कि आपको बार्गेन कैसे करना है ताकि आप अपने पैसे ज़्यादा उसमें वेस्ट ना करें। चौथी चीज़, आप अगर वहाँ से कोई भी सामान लेते हो ग्रोसरी स्टोर से, या आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इवन तो बियर से लेके पानी तक, सिगरेट से लेके खाने पीने तक कुछ भी, तो आप वहाँ पे 7-Eleven स्टोर्स अवेलेबल है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। आपको वहीं से शॉपिंग नहीं, वहाँ से आपको चीज़ें लेनी, क्योंकि वहाँ से आपको स्टैंडर्ड रेट में मिलेगी, वहाँ से आपको कोई लूट नहीं सकता है। तो आप कुछ भी वहाँ पर आपको ख़रीदना हो, जैसे हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर्स होते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पे 7-Eleven स्टोर्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी और वो आपको भाव टू भाव आपको देंगे, आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेंगे। पांचवी चीज़, आपको हमेशा सबसे अच्छे से बना के रखना है, आपको वहाँ पे किसी से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, और आपको वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ये इंडिया नहीं है। वहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी स्पिट कर दिया या कचरा फेंक दिया तो उस चीज़ के लिए आपको हेवी फाइन चुकाना पड़ सकता है। तो क्लीनलीनेस मेंटेन रखें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, तो आपकी यात्रा सुखद रहेंगी। और हाँ, किसी से आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ही ना उतरें। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वहाँ पे किसी भी एजेंट या किसी भी दलाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरोगे तब से लेके आपकी पूरी जर्नी में आपको रास्ते में कई सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, कई सारे दलाल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो धंधा काफ़ी ऊपर है। वो धंधा है प्रोस्टिट्यूशन का।
तो आपको लड़की के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे सेक्स को बुम बुम बोलते हैं, तो दे विल ट्राई टू अप्रोच यू कि आई विल गेट अ गर्ल फॉर यू। आपको उनके जासे में बिल्कुल नहीं आना है, आपको नो थैंक यू के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर आप उनके जासे में आ गए तो आपको लूट सकते हैं और आपका पैसा, काफ़ी सारा पैसा उसमें बर्बाद हो सकता है, तो उनके जासे में बिल्कुल ना आए। सेकंड, अगर आप अपनी बाइक रेंट पे ले रहे हो तो आप उसे कहीं भी आड़ी टेढ़ी जगह पे पार्क ना करें, प्रॉपर पार्किंग जोन में पार्क करें, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर आपने गलत जगह पे पार्क की तो आपकी बाइक टो हो जाएंगी और उसके लिए आपको बहुत हेवी फाइन चुकाना पड़ेगा और ऊपर से आप परेशान हो गए वो अलग से, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा उसमें। तीसरी चीज़, बिना रेट नक्की किए आपको कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं पटाया बीच गया था तो मैं जब बीच पे घूम रहा था तो मुझे एक शैक पे बैठना था मैंने, तो मैंने जो शैक का ओनर था उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे बैठना फ्री है, तो उसने बोला हाँ फ्री है, अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करो तो वहाँ से मैंने एक नारियल पानी लिया और फिर मैं वहाँ पर बैठा। आधा घंटा हुआ, उसके बाद उसने मुझसे 200 बात चार्ज किया। मैंने बोला भाई तूने तो मुझे बोला था ये फ्री है, नारियल पानी का 40 बात है, तो बाकी के 160 बात तू किस चीज़ के मांग रहा है। तो उसने मुझसे बोला कि शेक पे सिर्फ आप 20 मिनट तक फ्री बैठ सकते हो, और मैं बैठा था आधा घंटा। तो उसने बोला बाकी अगर आप 20 मिनट से ऊपर बैठते हो तो आपको 150 बात पे करना पड़ता है। ये चीज़ उसने मुझे पहले नहीं बताई थी। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको बराबर से उस चीज़ के लिए आपको पहले उनसे बातचीत कर लेनी है, भाव ताल कर लेना है, ताकि आगे जाके वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज ना करें। आप अगर वॉकिंग स्ट्रीट पे घूम रहे हो या कहीं पे भी रोड पे भी अगर आप घूम रहे हो या कोई भी मसाज पार्लर में भी अगर आप जा रहे हो, आपको अनवांटेड जो आपको कॉल्स होंगे आपको उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी जो आपको बुलाएंगी कि आप आइए हमारे बार में आइए, वहाँ पे आपको फ्री दारू है, फ्री है, एंट्री है, सब है, आप आइए वहाँ पे। आपको उनके जासे में नहीं आना है, क्योंकि क्या होता है ना, यही लड़कियाँ आगे जाके आपको बहुत बड़ा बिल कर सकती है। आपके पैसे से बियर पियेंगी और आपको फिर उनका बिल चुकाना पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी सारे स्कैम्स है। इस स्कैम के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट में इतना ध्यान रखें कि आपको कोई भी अनवांटेड कॉल्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा सीधा चलना है, आपको लेफ़्ट या राइट कहीं पे भी नहीं देखना है। जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जाओ, किसी के बुलाने पे बिल्कुल ही मत जाओ। पाँचवीं चीज़, लिटरिंग ना करें, गंदगी ना करें, चीज़ों को साफ़ रखें, और हाँ, अपने पैसे अपनी जेब में रखें, होटल के रूम में भी ना छोड़ें, ठीक है। बस इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मेरा अगले वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।